ओके बेटा, हम हिंदी के कुछ लाइफ स्केच पढ़ रहे थे। ठीक है, 3 इसके हो चुके हैं। चौथा है मेरा हमदम मेरा दोस्त, कमलेश्वर। ये राजेंद्र यादव के द्वारा अपने दोस्त के बारे में लिखा हुआ है। दोस्त भी जो कमलेश्वर है वो भी एक माना परमाना कह लो कि एक राइटर है, नावलिस्ट है, संपादक भी है। यानी कि राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, 2-3 और राइटर जो इकट्ठे ही सारे उस सदी में काम करते रहे थे। तो राजेंद्र यादव ने, चाहे उसका दोस्त था, उसकी जो खूबियाँ और साथ साथ में कमियाँ भी बताई है कि उसका दोस्त किस प्रकार था। उसने बताया है कि कैसे जो कमलेश्वर है वो एक लेखक भी है, कहानीकार भी है। ठीक है, और फिल्मी इंडस्ट्री पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। उसकी पर्सनालिटी के जो है बाहरी पक्ष और अंतरिक्ष पक्ष दोनों उसने बताए हैं कि किस प्रकार के उसके फीचर्स वगैरह थे, कद काठ कैसा था, ये सारा कुछ वगैरह उसने अपने जो स्केच में बताया है। इवन कि उसने उसके बिहेवियर, स्वभाव के बारे में बताया, जो कि हमें जैसे जनरेशन टू जनरेशन जो हमारा जो है स्वभाव बन जाता है। इसके अलावा ये भी उसने बात कही है कि वो बहुत झूठ बोलता था, ये उसकी कला थी। यानी कि जो भी अपनी कहानियाँ, नावल में वो इस प्रकार झूठ को प्रकट करता था जैसे सचमुच में वो उसने ये चीज़ें देखी हो। इतनी उसकी ये कला थी। और ये भी साथ साथ में बताया था उसका प्लस पॉइंट कि वो अपने दोस्तों के लिए जान भी छिड़कता था। जहाँ एक उसने स्टोरी बताई है कि कैसे उसने मतलब कि अपने दोस्त की जो लव मैरिज को उसके उस लव मैरिज को मतलब सक्सेस करने के लिए हेल्प की थी, उसे भगाया था। ठीक है, इवन कि उसे मतलब चाहे बाद में प्रॉब्लम फेस भी करनी पड़ी थी, लेकिन अपने दोस्तों के लिए हमेशा ही जान हाजिर रहती थी। तो चलो हम इसके सारा लाइफ स्केच देखते हैं। राजेंद्र यादव, हमारा क्वेश्चन बनकर आ रहा है कि राजेंद्र यादव विरचित संस्मरण मेरा हमदम मेरा दोस्त कमलेश्वर का सार अपने शब्दों में लिखें। जो स्केच होता है उसे हम संस्मरण भी कह देते हैं, स्मृति भी कह देते हैं, निबंध भी बोल देते हैं। कहने का भाव कि जब हम किसी के आदमी के बारे में बात करते हैं, उसकी सारी लाइफ स्केच नहीं, कुछ अंशों के बारे में बात करते हैं कि हाँ वो आदमी कैसा था, उसे हम स्मृति या संस्मरण बोल देते हैं। तो जहाँ राजेंद्र यादव जो अपना दोस्त था, राइटर भी था, वो भी उसके बारे में बताने जा रहा है। कहता है कि प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानी लेखक एवं यशस्वी संपादक राजेंद्र यादव ने अपने समकालीन साहित्यकार मित्रों पर इस शीर्षक से लेख लिखे हैं। मोहन, राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव अभिन्न मित्र थे। ये तीनों ही, आपने मोहन राकेश की डायरी पढ़ी होगी, ठीक है ना। तो मोहन राकेश हो गया, कमलेश्वर हो गया, राजेंद्र यादव, ये तीनों एक तरफा कह लो बेस्ट फ्रेंड थे। तो तीनों ने मिलकर नई कहानी को शुरुआत किया था। पहले यही था कि आत्मा परमात्मा के बारे में लिखा जाता था, लेकिन अब जो नई कहानी आई थी जो समाज की समस्याओं के बारे में बात करते थे, तो इन तीनों ने एक साहित्य में नया मोड़ लेकर आए थे। जो प्रस्तुत संस्मरण में स्मृतियों के सारे, स्मृति होती है याद के सहारे में, कि जो उसे कुछ याद थे पल कि हमने ऐसे टाइम अपने दोस्तों के साथ व्यतीत किया था, और वो हमारा दोस्त किस किस टाइप का था, उसके क्या स्वभाव थे, क्या रंग रूप था, किस प्रकार वो काम करता था, सारी उसने ज़्यादा सिमटी हुई है। स्मृतियों के सहारे कमलेश्वर का रेखा चित्र पेश किया गया है और उसकी पर्सनालिटी के बारे में बताया गया है। इस रोचक, मार्मिक, व्यंग्यात्मक लेख में इन्हीं 3 बिंदुओं के आधार पर ये बनाया गया है। कुछ रोचक तथ्य भी बताए गए हैं, कुछ दुखदाई चीज़ें भी बताई गई हैं, कुछ व्यंग भी किया है उस पर, कि जैसे मान लो कि वो देखने को भोला लगता था लेकिन भोला है नहीं था। ठीक है ना, ऐसे कुछ व्यंग भी कहे हुए हैं। पहली बात तो वो, जब पहला पॉइंट हमारा आता है कि कमलेश्वर का जो व्यक्तित्व कैसा था। इसमें 2-3 पॉइंट्स आएंगे, उसका बाहरी पक्ष, अंतरिक्ष पक्ष, उसका स्वभाव, ये सारे पॉइंट्स आएंगे। जरूरी नहीं आपने सारा कुछ लिखना होता है, आपने जस्ट 3-4 लाइनों में एक्सप्लेन करना होता है। कहता है व्यक्तित्व का बाहरी पक्ष है, व्यक्तित्व का रूप, रंग, बोलचाल सारा कुछ बताया जाता है। ठीक है, तो इस संस्मरण में भी लेखक ने कमलेश्वर के रेखा चित्र प्रस्तुत करते हुए हमें बताया है कि लेकिन मूलतः कमलेश्वर बदमाश नहीं, दुष्ट जानी मिस्चीवियस अधिक है।
शीन शाब काफ से दुरुस्त तलफुजाज है। कहने का भाव कि उसने बताया था कि वो देखने को बदमाश लगता है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत शरारती टाइप का है। तो वो अपने जो भी शब्द लिखता है अपनी कहानियों में, नावल में, वो शुद्ध उसकी उच्चारण होती है। साफ तराशी हुई संतुलित आवाज़ है, बात को निहायत प्रभावकारी तरीके से कहता है। उसके पतले पतले होंठ, तीखे और फोटोजेनिक नक्श, सांवला रंग, शातिर आंखें हैं। इस लाइन में हमें उसके चेहरे के बारे में काफ़ी कुछ पता लगता है कि कमलेश्वर कैसे थे। ठीक है। इसके अलावा कमलेश्वर से इलाहाबाद के बरसों पहले अपनी मुलाकात को भी याद करते हुए लिखते हैं कि मेरा व्यक्तिगत परिचय कमलेश्वर से उन दिनों हुआ जब दृष्टांत मार्कंडेय और कमलेश्वर का त्रिशूल त्रिवेणी का त्रास बना हुआ था। इन तीनों में सबसे छोटे कद के साफ कुर्ता पजामा पहने लड़के से लगने वाले कमलेश्वर को ही मैंने सबसे अधिक जिंदा दिल माना था कि वो बहुत बातें करता था, दूसरों को भी बहुत ज़्यादा हंसाता था, बात बात में कोई नई बात निकाल कर दूसरों को हंसी मजाक करना शुरू कर देता था। तो ये उसके बारे में बताया था कि वो बहुत ही ज़्यादा हाजिर जवाब और मजाक और समझदार तेज था। अब उसका अंतरिक्ष पक्ष क्या है? मूल व्यक्तित्व तो नहीं है जो मनुष्य के भावों विचारों और कार्यों के रूप में व्यक्त की होता है। इस व्यक्तित्व का निर्माण कुछ तो वंशगत कारणों से होता है। जहाँ कहने का भाव बताया है कि जो इंसान का स्वभाव बना होता है, नेचर बनी होती है, वो तो कुछ जहाँ होता है कि उसका आसपास का जो कार्य होता है, जिस प्रकार वो टाइप काम कर रहा था, इसके कारण बन जाता है। जहाँ ये इस कारण बन जाता है कि उसकी उसके परिवार में जो स्वभाव चलता है कि वो शांत स्वभाव का है, या हंसी मजाक का है, या एग्रेसिव टाइप का, जो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ तो वंशागत होते हैं, जहाँ प्रभाव हो जाता है। तो ये चीज़ उसने बताई है। जहाँ एग्जाम्पल देते हैं कि कमलेश्वर ने खुद कहा था कि ये एहसास मुझ में ना होता तो मेरा आज पता नहीं होता। खोखले समतवाद के जिस माहौल में मैं पला हूँ उसमें क्या क्या बुराइयाँ नहीं थी, लेकिन बचपन में ही पितृहीन होने जाने से मुझे एक जिम्मेदारी का एहसास हो गया, क्योंकि कमलेश्वर का जो पिता था उसकी डेथ हो गई थी जब वो छोटे थे। तभी उसे महसूस हुआ कि जिम्मेदारियाँ क्या होती है। यानी कि पूंजीवाद को जे खिलाफ थे तीनों ही। झूठ बोलना आत्मी कला भी। राजेंद्र यादव ने लेख का जब शुरुआत ही करते हैं तो वो लिखता है, कमलेश्वर कमलेश्वर साला सच बोल ही नहीं सकता। उसे व्यंग करते हुए लिखते हैं कि जब हम कमलेश्वर की बात करते हैं तो हमें पता है वो किसी भी चीज़ पर सच नहीं बोलता। यानी कि वो अपने झूठ को भी इस प्रकार परोसता है लेखक के लोगों के सामने कि वो सच लगता है। कहने का भाव कि वो इस झूठ को बोलने के लिए उसमें बहुत निडर है, निपुण है। धड़ल्ले से निडर होकर वो झूठ बोलता है जिसे देखने वाले को, सुनने वाले को सच लगता है। उसमें आत्मविश्वास भरा हुआ है। उसका एक और लाइन में लिखता है, कहता है इसी कारण से हरचंद्र कहता है कि लेकिन कमलेश्वर शक्ल से बदमाश नहीं, शैतान और इंटेलिजेंट लगता है। जो हमने जहाँ लाइन पढ़ी थी स्टार्टिंग में, लेकिन मतलब कमलेश्वर बदमाश का नहीं, दुष्ट यानी मिस्चीवियस अधिक है। तो वही लाइन को एक्सप्लेन किया है कि लेकिन कमलेश्वर शक्ल से बदमाश नहीं, शैतान और इंटेलिजेंट है। कहने का बाप को हाजिर जवाब था। कोई भी उससे टॉन्ट करता था, कोई बात करता था, तो उसी वक्त उसी बात का वो हंसी मजाक में जवाब दे देता था कि इस प्रकार का कमलेश्वर था। लेखक बताता है कि उनका उद्देश्य दूसरों की टांग खींचकर मजा लेता था, लेकिन जिन लोगों से उनकी लगती है उनके किस्से में जहरीला डंक देना भी वह जानता था। आपको पता ही है कि किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपके दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। तो राइटरों को अभी ऐसे ही होता था कि कुछ उसके मलबी कह लो कि दुश्मन भी थे जो उसके जो लेग पुलिंग करने की कोशिश करते रहते थे। तो वो उनको कैसे रियलाइज़ करवाना है, कैसे जवाब देना है, कमलेश्वर को ये चीज़ें अच्छी तरह पता था। तो एक हंसी मजाक की और बात बताता है। कहते हैं मलबी क्या हुआ कि कोई रेडियो का सम्मेलन चल रहा था, तो सम्मेलन चलते चलते सभी इतने बोर हो गए कि उसने एंड में कहा, कमलेश्वर ने प्रार्थना की, मुझे 1 घंटे के लिए आपका चेहरा उतार दे दो। सभी हैरान हो गए कि इसने ऐसा क्यों कहा। तो उसने पूछा कि आप क्यों कह रहे हो इसे। तो कमलेश्वर ने कहा, जूते खाने का मन हो रहा है कि आप कभी सम्मेलन कर रहे हो
तो इन्जॉय होना चाहिए, महफ़िल बननी चाहिए। तो लेकिन आप इतनी उदासी भरी महफ़िल लगा कर बैठे हो, तो ऐसे लग रहा है कि जूते मारूँ। यानी कि हँसी मज़ाक में, दोस्तों में सब कुछ चलता था। तो इसी बात में जो गमगीन माहौल बना था, उदासी भरा माहौल बना था, और सभी मित्र जो हंसने लगे। कहने का भाव कि वो एक दोस्तों की महफिल की जान था। गहन भाव था, दोस्तों के लिए जान हाजिर। राजेंद्र यादव कमलेश्वर को सतह भाव के व्यक्ति नहीं मानते जो स्थान बातों पर भावुक हो जाते हैं। वो बहुत ही मल्पी मानता है कि वे एक गंभीर भावुक है। मतलब जब भी वो किसी बात को सीरियस लेते हैं तो फिर बहुत सीरियस लेते हैं। एग्जाम्पल बताइए उसने कि कैसे मोहन राकेश और अनीता की शादी करवाने के लिए उसे दिल्ली से भगाकर उसकी शादी की थी। बेशक बाद में उसे जो उसके लड़की के पेरेंट्स थे उससे उसको मतलब बाद में प्रॉब्लम भी फेस करने पड़े थे, लेकिन वो कभी भी अपने दोस्तों से मदद करने के लिए पीछे नहीं हटता था। दूसरी एग्जाम्पल देता है कि राजेंद्र जब कलकत्ता से दिल्ली आ रहे थे तो कमलेश्वर ने उसकी पीठ का दर्द देखते हुए हर प्रकार की उसकी सौदा जुटाई थी। उसे उल्टा उपन्यास पूरा करने की भी प्रेरणा दे दी, जहाँ उसने 3 एग्जाम्पल दी है। एक तो मल्पी दोस्त की शादी करवानी, लव मैरिज करवानी। दूसरा दोस्त की राजेंद्र की खुद जो है हेल्प करनी कि उसकी पीठ की जब दर्द को देखते हुए उसकी दवा पूरी करनी। तीसरा उसे प्रेरित करना कि तुम भी ये उल्टा नावल तुमने जो शुरू किया है उसे कंप्लीट जरूर करो। उसकी भावुकता निष्ठा युक्त थी कि वे दिखावे के लिए नहीं, हानि लाभ को देखकर वे आंसू नहीं बहाता था। अपने संबंधों और विचारों की रक्षा के लिए उसने अनेक कष्ट सहे थे। शत्रुओं ने उसे कम्युनिस्ट सिद्ध करने के लिए बीबीसी में नौकरी ना करने दी। दक्षिणी पंथियों ने उसे संस्कारहीन सिद्ध कर दिया। यानी कि तब जब कोई राइटर बहुत फेमस हो जाता था तो उसका विरोध करने वाले भी बहुत ज़्यादा होते थे, तो उसे ये सारा कुछ फेस करना पड़ा था। बाहर से बेचैन, भीतर से शांत गंभीर, कमलेश्वर अपने लेखन के क्षणों में जितने एकाग्र, आत्मलीन और गंभीर रहते थे, सामान्य जीवन में बहुत ही जल्दबाजी दिखाई देते थे। जैसे लिखते लिखते समय वो कभी सिगरेट पीना, सिगरेट लेने वाली गली में चले जाना, कभी उठकर चने चबाने लगना। ऐसे में उसके दिमाग में एक तिड़कम सा मचा रहता था कि शांत बैठ नहीं सकता था। तो कहना किसी के साथ बंद कमरे में, मान लो कि वह राकेश की तरह अपने मनोभाव छुपाने में माहिर था, परंतु वह मूर्ख भी ना था। किसी के साथ बंद कमरे के घंटों जोड़ना पर बहस करके उसके घर की सीढ़ियां उतरते हुए वे कह सकता था, क्या मुझे चुगल समझ रखा है कि मुझे सारा कुछ पता चल रहा है कि आप क्या खिचड़ी पका रहे हो। कहने का भाव के भी बेशक वो मन में शांत एकाग्र रहता था, गंभीर रहता था, लेकिन बाहर ही उसकी हलचल मची रहती थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कमलेश्वर का कथाशिल्प, कि कमलेश्वर किस प्रकार की कहानियां, नावल, एकांगी, निबंध किस प्रकार लिखता था। परंतु संस्मरण का एक बड़ा भाग कमलेश्वर के कथा शिल्प के विश्लेषण और उनकी रचना प्रक्रिया को समझने में लगा है। राजेंद्र यादव को लगता है कि कमलेश्वर की झूठ बोलने की कला का सब उपयोगी उसकी कहानी लेखन में ज़्यादा हुआ है, कि कहानियों में उसने ज़्यादा झूठ बोल बोल कर कहानियाँ लिखी है, अपनी मनगढ़ंत उसने कथा रची हुई है। साहित्य है, काल्पनिक पात्रों, कहानी, घटनाओं के यथापूर्व ढंग से विश्वसनीय रूप में मौक भाषा दी है, कि चाहे वो जितनी मर्जी झूठा विषय था, झूठी कहानियाँ थी, लेकिन जो भी उसने साहित्य लिखा था, पात्र लिखे थे, जो घटनाएं लिखी थी, वो इस प्रकार अपने शब्दों से उसे वर्णन करता था कि पढ़ने वाले को वो बिल्कुल सच नज़र आती थी, कि सचमुच में ही ऐसा हो सकता है, तो ऐसा हुआ होगा। कहने का भाव यह है कि कमलेश्वर की कहानियाँ का कथ्य और कथानक झूठा अविश्वसनीय होता है, परंतु उनकी भाषा का चमत्कार कहानी कहने की कारीगरी करके वे हमेशा ही यथार्थ लगता है। एग्जाम्पल दी है जैसे नीली झील, राजा निपसिया, 3 दिन पहले की बात, ये ऐसे कुछ कहानियाँ हैं जहाँ पढ़कर लगता है कि वाकई ये सचमुच में ऐसा कुछ हुआ होगा। ऐसे
इस चीज़ से ये सिद्ध होता है कि ये उसका कॉन्फिडेंस था कि किस प्रकार वो अपनी मनगढ़ंत कहानियों को लोगों को सच मानने के लिए प्रेरित कर देता था। नेक्स्ट है लिखने कार्य अथवा रचना प्रक्रिया। पाठक के सम्मुख तैयार रचना रहती है, परंतु वे कैसे तैयार हुई होगी इसे जानने की इच्छा स्वाभाविक है। प्रस्तुत संस्मरण में राजेंद्र बताते कि कमलेश्वर कहानी कैसे लिखते थे, उसकी रचना प्रक्रिया कैसे थी। कहता है कि सामान्य जीवन में कमलेश्वर बहुत ही बिखरे अस्त व्यस्त जल्दबाजी में गलतियां करने लगते थे, लेकिन जब वो लिखने बैठते थे तो उसकी एकाग्रता बहुत ही कमाल की थी। एक एग्जाम्पल बताता है कि जब वो कहानी लिख रहे थे, कोई आसपास कोई क्या बातें कर रहा है, कैसी हल चल रही है, उसे कोई इस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। क्या होता ना, कई बार आमतौर पर जो राइटर होते हैं किसी बंद कमरे में शांत बैठकर कहानी लिखते हैं कि उसके जो कहानी की लड़ी है उसके विचारों में कोई प्रॉब्लम ना पड़े, कहानी टूटे ना, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे कमरे के कोने में बिस्तर पर या जमीन पर उकड़ू बैठकर मेढके की तरह कागज आगे रखकर या बिस्तर पर आधे लेटकर बहुत ही सुंदर अक्षरों में कहानियां लिखते रहते। आसपास बैठे लोगों की बातचीत उनकी एकाग्रता भंग ना कर दी। राजेंद्र जादव की पत्नी मन्नू भंडारी, आपको पता जो मन्नू भंडारी है वो भी बहुत अच्छी राइटर है, के लिए राजेंद्र ने बार बार कहा, परंतु व्यस्तता के कारण वे लिख नहीं पा रहा था। फिर आखिर दिन आ गया। राजेंद्र ने देखा कि कमलेश्वर प्रात मेढकी की तरह पाव सिकोड़कर जमीन पर बैठा कहानी लिख रहा है। वे लिखते हुए बीच बीच में राजेंद्र को बताता भी जा रहा था कि कहानी किस मोड़ पर पहुंच गई है और कितना लिखना अभी बाकी है। अंत कहानी पूरी हुई और उसे शीर्षक दिया गया, जो लिखा नहीं जाता। जहाँ ये बात कहने की कोशिश की गई है कि चाहे जितना मर्जी अशांत वातावरण हो, लेकिन उसके दिमाग में इतनी एकाग्रता थी कि वो अपनी एकाग्रता के कारण कहानियां अच्छी तरह लिख पाते थे। संघर्षरत अभिमन्यु, जहाँ अभिमन्यु के साथ उसके कंपैरिजन किया है। जैसे अभिमन्यु को पता था कि मैं चक्रव्यूह में चला तो जाऊंगा, लेकिन मुझे वो तोड़ना नहीं आता, मेरी मृत्यु निश्चित है। इसी तरह ही ये कमलेश्वर को पता था कि हम नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं साहित्य में, ये चक्रव्यूह है, मैं बाहर नहीं निकल सकता, मुझे इसलिए ये सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो वो इस चीज़ के लिए तैयार हो रहता था हमेशा ही। राजेंद्र जादव कमलेश्वर की रोज विचार की लड़ाई लड़ने वाला अभिमन्यु मानते थे। अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलना नहीं चाहता था, उसे पता था कि मृत्यु निश्चित है, परंतु कर्तव्य के लिए वह चक्रव्यूह में प्रवेश हो जाता है। इसी तरह ही कमलेश्वर ने भी नई कहानी को शुरुआत की, जब पता था कि अभी कि वही घिसी पिटी पुरानी कहानियाँ लिखी जाती थी। तो नई कहानी लिखना, एक नए विषय के तौर पर लिखना, शुरुआत करनी, पता नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, कहानी चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन उसने दृढ़ होकर ये चीज़ शुरू की। लोगों ने उसे नई कहानी का औरंगजेब कहा। इसका अर्थ था कि उसने शाहजहां अर्थात नई कहानी के वास्तविक जनक को अपदस्थ कर उसकी जगह अपने को स्थापित किया है। एक और चीज़ बात बताते हैं कि कभी कभी आशंका होने लगती है कि किसी दिन वे हार जाएगा। उसके मोती जैसे अक्षर, लहजे का आत्मविश्वास, हाजत जवाबी और मजाकिया विठ्याली की खूबसूरती और वातावरण को मोड़ देने की कला टूटे हुए कवच की तरह ध्यान तो नहीं हो उठेगी। कमलेश्वर की विचारक संघर्ष रूढ़िवादी, परंपरावादी, पूंजीवादी शक्तियों के विरोध थी। ये जो तीनों राइटर थे ना, ये एक्चुअली समाजवादी क्योंकि लहर चल रही थी, उस विचारधारा को आगे लेकर आना चाहते थे। जो रूढ़िवादी, परंपरावादी, पूंजीवादी विचारधारा थे उसके खिलाफ लिख रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि एक जो ली चल रही होती है उसमें कुछ नया लेकर आना, वो फिर प्रॉब्लम फेस तो करनी ही पड़ती है कुछ नया लेकर आने के लिए। वे अपने जीवन को का सत्य भले ही ना बता पाएं, परंतु अपने समय और आने वाली पीढ़ी का सत्य उनको रचनाओं में है। कमलेश्वर जितनी आसानी से, जितनी जल्दी और जितनी बढ़िया कहानी लिख पाते थे, ये जादव के लिए आश्चर्य और ईर्ष्या का कारण भी बनता था।
भी उसे राइटर को हैरानी भी होती थी कि ये इतना एकाग्र होकर कैसे इतनी अच्छी शानदार कहानियाँ लिख लेता है। तो थोड़ी जलन भी फील होती थी। कमलेश्वर की कहानियाँ को जब अधिक जश मिला तो एक से कथानक वाली अनेक कहानियाँ लिखने लगा। मान लो एक जैसी कहानियाँ बाद में लिखने लगा। मान लो किसी औरत के विषय में उसने कहानी लिखी, ठीक है, तो लोगों ने बहुत पसंद किया औरत का विषय के। औरत ऐसे जो अपने जो है अपनी ख्वाहिशों को मार देती है या ऐसे रहती है, लोग जो औरत मर्द जाते हैं सिर्फ उसे किस नज़रिए से देखते हैं, तो उसने उसे विषय को लेकर बार बार अलग अलग टाइप की कहानी लिखनी शुरू कर दी। लेखक को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि ऐसे नहीं करना चाहिए, कभी ना कभी लोग तो उब जाएंगे। लेकिन वो उसका जवाब होता था, उसकी इसी प्रवृत्ति पर व्यंग करते हुए लिखते हैं कि कहानी का झंडे गाड़ना तो ठीक है, परंतु एक ही कहानी का एक ही झंडे को बार बार करना कहाँ तक उचित है। कमलेश्वर का तर्क था कि सारी कहानियां एक ही संग्रह में नहीं जाएगी। इस प्रकार धन और यश मिले तो क्या बुरा है। अगर मेरी ये कहानियाँ एक ही बुक में नहीं लिखी जाएंगी, अलग अलग बुक्स में लिखी जाएंगी, तो इस कहानियों के बदले मुझे जो पैसा मिल रहा है, मुझे फेमस इतनी मिल रही है, तो मुझे उस चीज़ का बुरा नहीं लगता। निष्कर्ष, ये संस्मरण ऊपर से जितनी हल्की फुल्की शैली में लिखा गया है, भीतर में उतना ही भाव विचार से पुष्ट एक अध्यात्म आत्मीयता से पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ लिखा विवरण है। राजेंद्र यादव की इलाहाबाद के लेखों विशेषकर परमिल समूह में से लगती थी, इसलिए कटाक्ष करते हुए लिखते हैं कि हर झूठा और पढ़ा लिखा आदमी कहानीकार नहीं हो सकता, वरना आज सारे के सारे प्रयागवासी कवि आलोचक कहानीकार हो गए होते। कहने का भाव यही है कि कमलेश्वर झूठा और पढ़ा लिखा होने के साथ और भी बहुत कुछ था जिसके कारण वे श्रेष्ठ कहानीकार बन गया।